नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। कल से मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है एसएससी जीडी का। उसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जीडी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 25 में से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 8-10 होते हैं वो मैं छांट के लेके आता हूं और आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं, जो कि आपके मॉक एनालिसिस में बहुत फायदा करेगा। आप मान लीजिए कि जीडी का सेट मार रहे हैं और उसमें 3-4 क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं आपको उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है, आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं। और क्वेश्चन को कम समय में डील करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़िए। अगर आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं जो एसएससी जीडी इस बार क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे सीरीज से जुड़िए। तो पहला कल जो वीडियो आया था उसमें हमने 16 नवंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लाया था। आज के वीडियो में 16 नवंबर शिफ्ट 2 का 10 क्वेश्चन मैं डील करूंगा। तो आप चाहे आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल वीडियो पे कमेंट करें, तो जो भी आपको समस्या होगी उसका प्रॉपर समाधान किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए आता है। आप उसको पॉज करके देखें एक बार, फिर उसको खुद से बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। मैथ सही ढंग से पढ़ने का तरीका यही है कि आप पहले एक बार खुद से प्रयास करें फिर किसी का सॉल्यूशन देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की भुजाओं की माप 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या का माप क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतः त्रिज्या पूछ रहा है। अब अंतः त्रिज्या पूछ रहा है। अब अंतः त्रिज्या कितने लोगों को पता ही नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूं। थोड़ा सा अंतः त्रिज्या आप एक बार देख ले। एक त्रिभुज है, इसके अंदर से होकर एक सर्कल जाता है, एक वृत्त खींचा जाता है जो इसके तीनों साइड को टच करती है। इस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्कल। और इसका जो सेंटर होता है उसे इन सेंटर या अंतः केंद्र बोलते हैं। इन सेंटर या अंतः केंद्र बोलते हैं। और इस वृत्त का जो त्रिभुज का जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, इसे अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो ये एक है बाह्य वृत्त। ये त्रिभुज के तीनों सिराओं को से होकते हुए जाती है एक त्रिभुज, इसे बाह्य वृत्त बोलते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन अंतः त्रिज्या का है तो अंतः त्रिज्या एक बार आप समझे। अंतः जो वृत्त होता है ये बनता कैसे है। अंतः वृत्त जो होता है बेसिकली एक त्रिभुज लेते हैं, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, इनके एक त्रिभुज के अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। ये जो होता है ये सर्किल का, ये इस त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है और इसको सर्किल मान के एक वृत्त खींचा जाए, इसको सेंटर मान के एक वृत्त खींचा जाए तो ये अंतःवृत्त होता है। अंतःवृत्त होता है बेसिकली। अंतःवृत्त का कंसेप्ट यही है। अब अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का, अंतःवृत्त का त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और बाह्य वृत्त के त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या का एक फॉर्मूला है। त्रिज्या का जो फॉर्मूला है कि इस त्रिभुज का एरिया बटा
इसका सेमी पेरीमीटर, तो त्रिभुज के एरिया और उसका सेमी पेरीमीटर हमको पता हो तो इसका अंतः त्रिज्या निकल जाता है। अंतः त्रिज्या, अगर जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो अगर ये चीज आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर जो है त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है तो इसका अंतः त्रिज्या जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 ये होता है। ये आप याद रखें और आप ये याद रखें। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी कंसेप्ट पे पूछा गया है। तो चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या आपको पता है कि R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप तो हमको इससे पता है, इसका तीनों जोड़ के आधा कर देंगे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल आप हीरो का फॉर्मूला लगाइए। पर 1 मिनट आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है हमको क्या दे रखा है स्लाइड 21, 28, 35। अगर जो इसको हम ध्यान से देखें तो ये 3:4:5 के रेशियो में है, और जो 3:4:5 के रेशियो में है ये एक ट्रिपलेट है और इससे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए कि इन रेडियस R बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2। अब जो कर्ण होता है इसमें बेस परपेंडिकुलर दोनों में कोई भी हो सकता है, कर्ण जो होता है हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है। तो आप 21 प्लस 28 माइनस 35 बाई 2 करें। 21 और 28 49 माइनस 35 बराबर 14/2 7 आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तीनों समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ये ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहां से निकाल सकते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के फॉर्मूला से निकालते, ये थोड़ा सा लंबा होता पर आपका आंसर आता। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़िएगा। ए और बी एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी एक काम को 120 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी इसे 150 दिनों में करते हैं और ए प्लस सी इसे 200 दिनों में करते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो नंबर ऑफ डेज होता है, दूसरा होता है इफिशियंसी। हिंदी में बोले तो कार्य वो कितने दिनों में कर रहा है और उसका क्षमता क्या है, दक्षता क्या है कि वो 1 घंटे में या 1 दिन में ये कितना यूनिट काम करता है। जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सिर्फ यही दोनों चीजों पर डील करता है। तो अगर नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, इसका एक एलसीएम लेना होता है। 120 जो तीनों से कटे तो इसका एलसीएम 600 हो जाएगा। 600 जो हुआ, ये जो एलसीएम आता है ये आपको अभी तक नहीं समझ में आता हो कि ये एलसीएम होता क्या है। ये एलसीएम लेके हम एक ऐसा यूनिट लेते हैं, ये टोटल वर्क हम मानते हैं कि टोटल वर्क इक्वल टू 600 यूनिट। ये टोटल वर्क हम इसलिए मानते हैं ताकि ये नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम जो इफिशियंसी है इनका वो आ जाता है, एक दिन का काम आ जाता है। अब 120 दिन में कर रहा है, टोटल यूनिट 600 यूनिट है काम, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 120 से 600 को भागा देंगे तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा।
600 यूनिट काम को 150 से भागा देंगे तो एक दिन में इसका काम 4 यूनिट हो जाएगा। मतलब A प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, B प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और A प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब सबका एफिशिएंसी हमको पता लग गया है, पर सबका जोड़े में है। अगर हम इसको जोड़ दें 5 + 4 + 3 12 यूनिट जो है, 12 यूनिट इफिशियंसी जो है वो इधर ऐड करेंगे 2A + 2B + 2C। मतलब अगर 2 कॉमन लेते हैं तो A + B + C = 12 यूनिट, तो A + B + C = 6 यूनिट। ये क्या आया कि A + B + C का एफिशिएंसी एक दिन में 6 यूनिट है, इसका एफिशिएंसी 6 यूनिट है। और हमको निकालना क्या है कि B कार्य का 2/5 कितने ही दिनों में करता है, तो इसको निकालने के लिए हमको B का एफिशिएंसी चाहिए। और हमारे पास क्या है, A + B + C का एफिशिएंसी है। अगर A + B + C के एफिशिएंसी में से A + C वाला घटा दें तो हमको B का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो B का एफिशिएंसी क्या है, 6 यूनिट - 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट। B का एफिशिएंसी 3 यूनिट है। अब क्या बोल रहा है कि कार्य का 2/5 भाग, 600 का 2/5 भाग B कितने दिन में करेगा। B एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 600 का 2/5 भाग B कितने दिन में करेगा, उसके लिए 3 से भागा दे देंगे। अब 3 से 3 दूना 6, 5 से 5 चौका 20, 40 दूना 80 दिन। टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। आप एक बार ध्यान से देखिए, दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। और टाइम एंड वर्क का सभी क्वेश्चन आप इसी ढंग से अटेम्प्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपए के खर्च पूरा करने के लिए एक उधारदाता से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। उसका मासिक वेतन क्या है। अब क्या बोल रहा है कि विघ्नेश जो है अपने सैलरी का 42% भोजन पर, ठीक, 16% घर के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च कर देता है। 7%, तो टोटल इसका खर्च देख लीजिए कितना है, 2 6 8, 8 8 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, 76% ये टोटल खर्च कर रहा है। सैलरी इसकी 100% होगी, तो बचत कितना है, 24% ये अपनी सैलरी का बचा रहा है। अब सवाल के दूसरे हिस्से में क्या कह रहा है कि किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपए का खर्च करना था। मान लीजिए उसकी बहन की शादी आ गई या कुछ भी आ गया, उसको 18,000 रुपए खर्च करना है, तो उसे एक उधारदाता से 12,000 रुपए लेने पड़े, 12,000 रुपए उधार लेना पड़ा। अब बताइए, अगर उसको 18,000 रुपए खर्च करना था और उसको 12,000 उधार लेना पड़ा, मतलब उसके पास पहले से कितना पैसा था, 6,000। और 6,000 जो पैसा था वो कितना है, इसका सेविंग यहाँ पे इसने 76% तो अपना सैलरी का खर्च कर दिया था। अब इसके पास बचा हुआ है सैलरी का 24%, तो सैलरी का 24% जो है ये 6,000 के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 24% = 6,000। तो यहां से अगर जो 100% निकाल लेंगे तो बिजनेस की सैलरी पता लग जाएगी। तो 1% बराबर 6,000/24, 100% बराबर 6,000/24 गुने 100। काटे आप, 6 चौका 24, 4 से 25, 25,000 इसकी मंथली सैलरी आ गई। तो पूछ क्या रहा था कि उसका मासिक वेतन क्या है। मासिक वेतन 25,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5472 रुपए हो जाता है और समान मूलधन समान दर पर 7.5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 6930 रुपए हो जाता है। x का मान क्या है। ये SI का क्वेश्चन है।
ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, X% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, और बोल रहा है कि 3 वर्ष में ये जो धन है, जो मूलधन जो भी था, ये 5472 रुपये, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है 3 वर्ष के बाद। और बोल रहा है 7.5 वर्ष के बाद ये जो है 6930 हो जाता है। अब एक बात बताइए कि साधारण ब्याज में क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगता नहीं है कि इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल बन जाता है। अब कोई बता रहा है कि 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन 5472 रुपया है और 7.5 वर्ष के बाद का मिश्रधन 6930 रुपया है। तो अगर हम 6930 में से 5472 घटा ले तो हमको क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा ये 4.5 वर्ष का ब्याज होगा। आप इस चीज को समझिए, ये 3 वर्ष के साथ मिश्रधन है, 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन है, ये 7.5 वर्ष के बाद का मिश्रण है। अगर इसमें से इसको आप घटा लेंगे तो ये 4.5 वर्ष जो गैप है, 3 वर्ष और 7.5 वर्ष में जो 4.5 वर्ष का गैप है उसका ब्याज मिलेगा। तो हम घटा लेते हैं, 6930 माइनस 5472, 8, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, 1458 रुपये जो हो गया, ये 4.5 वर्ष का ब्याज है। अगर 4.5 वर्ष का ब्याज 5458 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 4.5 वर्ष मतलब 9/2, तो 1 वर्ष का ब्याज 5458 गुने 2/9। अब 9 से काटते हैं, 9 1 9, 55, 9 6 54, 9 2 18, 162 गुने 324। 1 वर्ष का ब्याज 324 रुपये आ गया। अब 1 वर्ष का ब्याज 324 रुपये आ गया तो x का मान पूछ रहा है, हमें रेट परसेंटेज निकालना है, दर निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें आ गया, तो अगर 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल के और इसमें से घटा दें तो हमें मूलधन पता लग जाएगा। तो आइए मूलधन निकालते हैं। मूलधन हो गया 5472 रुपया माइनस 3 वर्ष का ब्याज, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 1 7, 3 तिया 9, 0 0, 14 में से 9 गया 9 5 14, 4500 रुपया। अब मूलधन हमको पता है, प्रिंसिपल हमको पता है, 1 वर्ष का ब्याज हमको पता है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, इजिली निकाल लेंगे। ब्याज का सिर्फ परसेंटेज निकालना है कि 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, तो 324 बटा 4500 इंटू 100, 100 से 100, 4 3 7 2, 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 3 27, 9 6 54, 36 बटा 5%, ये x का मान आ गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? दो स्थान है ए और बी, ठीक। एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर और दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की ओर, एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर और एक जो दूसरी ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ मिलती है। और जब वे मिलती है, जिस टाइम पे मिलती है उस टाइम पे ये देखा जाता है कि जो तेज गति वाली ट्रेन है धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रहा है, अधिक यात्रा कर रहा है, 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुका होता है जिस टाइम पे भी मिलता है। मान लीजिए 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे बाद मिला हो वो 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। हमें इसका गति पता था, इसका गति पता था। अगर ये हम टाइम निकाल लें कि कितने टाइम में दोनों मिलता है तो 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से टाइम से गुना कर देंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमको ये मेनली टाइम निकालना है। अब ये टाइम निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको हिंट दिया हुआ है
कि जो तेज गति वाली ट्रेन है धीमे गति वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। अब देखिए 1 घंटा में ये ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में ये ट्रेन 50 किलोमीटर चलती है। अगर ये दोनों ट्रेन 1 घंटा ही चलता तो ये जो तेज गति वाला ट्रेन है धीमे गति वाली ट्रेन से 10 किलोमीटर ज्यादा चलता, 10 किलोमीटर ज्यादा चलता 1 घंटा में। अगर 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है तो हम अगर 110 को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हमको पता लग जाएगा कि ये कितना घंटा में 110 किलोमीटर ज्यादा चला है? सिंपल। ये 11 घंटा में अगर दोनों ट्रेनें 11 घंटा चली होगी तभी ये 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर सकता है, क्योंकि 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 11 घंटा में 110 किलोमीटर। अब हमको टाइम आ गया 11 घंटा, मतलब दोनों ट्रेनें 11 घंटा चली है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उसका स्पीड ऐड हो जाता है 110 डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम 11 घंटा, तो 11 11 है 121, 1210 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? ये आप 2 मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि राजस्व क्या है। राजस्व जो बोल रहा है ये राजस्व क्या है। मान लीजिए आपने 5 पेन बेचा, ठीक, और 5 पेन 10 रुपए प्रति पेन बेचा, तो इसको बेचने से जो टोटल आपके पास पैसा आया वो आया 50 रुपया। इस टोटल पैसा को राजस्व बोलते हैं। अगर यही 5 पेन आप 9 रुपए के दर से बेचते तो ये 5 9 45 रुपया जो आता ये आपका राजस्व होता। राजस्व आप समझ चुके हैं, ठीक। अब इसका 2 मेथड है। कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आ जाती है। कीमत मान लीजिए पहले 20 था, ठीक, कीमत पहले 20 था और उसकी बिक्री में 16% की कमी आ जाती है, ठीक। कीमत आप 100 मान लीजिए, ये मान लीजिए कीमत 100 रुपया था, कीमत जो था इसका 100 रुपया था और जो संख्या कारें जो बिक रही थी, कारों की संख्या 100 थी, ठीक। अगर कार की कीमत 100 रुपये है और कारों की संख्या 100 है तो इसका राजस्व कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक। 10,000 रुपये का इनकम हो रहा था। और क्या बोल रहा है कि कारों की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, मतलब कीमत अब 105 रुपये हो गई, ठीक। और बिक्री में 16% की कमी आई। बिक्री जो हो गई, कारों की संख्या जो हो गई, अब 16% की कमी, मतलब 84 कार बिकने लगी। तो अब राजस्व क्या होगा? 105 गुना 84 कीजिए, 84 × 420 और 84, ठीक है, 02448। तो ये हो गया 8820। राजस्व इतना आ गया। तो क्या पूछ रहा है? कुल राजस्व में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है? कुल राजस्व में जो है 10,000 में से 8,820 घटाइएगा तो ये आ रहा है 1180। 1180 बाई 10,000 इंटू 100, 11.8% कमी आ रहा है। 1180 किसके तुलना में निकालना है? 10,000 के तुलना में इंटू 100, 11.8% की कमी आ रहा है। दूसरा क्या है कि एक कार की कीमत, आप सक्सेसिव मेथड लगाए, एक कार की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, मतलब अगर पहले कीमत 20 था तो अब कीमत 21 है, और जबकि उसकी बिक्री में 16% की कमी आती है। तो पहले 25 था बिक्री
तो अब उसका बिक्री 16% कम, 25 चौके 16 चौके 100 से 16% कम 84, तो 25 और 21, हाँ 25 से 21 ही आएगा, तो 16% कम। अब ये जो हो गया ये पहले का राजस्व हो गया 25 दूनी 500, और ये हो गया बाद का राजस्व। तो अब देख लीजिए ये कितना कम है, 59 कम है बाई 500 इंटू 100, 11.8%। ये मेथड ज्यादा सही है, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, इस मेथड को आप ज्यादा अगर अच्छे से समझें तो ये बेटर होगा आपके लिए। और सक्सेसिव मेथड आप हमेशा यूज करें, ये हमेशा आपका टाइम बचाता है, तो इस मेथड को आप जरूर समझें। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के 2 खंड ए और बी है जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि खंड ए के छात्रों का औसत वजन 55 किग्रा है और खंड बी के छात्रों का औसत वजन 32 किग्रा है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। 2 खंड है, खंड ए और बी, ठीक। इसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38 और 42 छात्र हैं। यदि खंड ए के छात्रों का औसत वजन 55 किग्रा है और खंड बी के छात्रों का औसत वजन 32 किग्रा है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक एलिगेशन लग के भी बनता है कि 38 छात्र है, 42 छात्र है, तो 19:21 का रेशियो है, और इसका एवरेज जो है 55 और 32, तो आप ये एलिगेशन निकाल लें। पर चूंकि रेशियो जो है 19 और 21 का थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो ये मेथड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है कि 32 में से 55 घटाएं, 55 में से 32 गया तो 2 और 3 23, और 19 और 21 40, 23 को 40 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 19 से गुना कीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा, तो ये आएगा। ये रेशियो गड़बड़ होने के कारण थोड़ा लेंदी हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप बेसिक से ही बना ले कि गुना करें, टोटल वेट इतना हो जाएगा 38 गुने 55। कक्षा ए के मतलब सेक्शन ए के छात्रों का टोटल वेट इतना हो जाएगा, सेक्शन बी के टोटल छात्रों का वेट हो जाएगा 32 गुने 42, ठीक। ये सेक्शन बी के छात्रों का टोटल वेट हो गया, और इन दोनों को ऐड करके आप भागा दे दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 3 80, और ये जो आंसर आएगा आंसर होगा एवरेज का फॉर्मूला में पूरा मतलब कि टोटल ए और बी दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो दोनों से भागा देना पड़ेगा आपको, दोनों के योग से। इसका गुना करके इसका टोटल वेट आ गया, इसको गुना करके सेक्शन बी का टोटल वेट आ गया, दोनों मिला दिए तो पूरे क्लास का टोटल वेट आ गया, बटे पूरे क्लास का टोटल संख्या से भागा दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। आप इस मेथड को इस क्वेश्चन में ऐसे, ये मेथड इजी हो जाता है ज्यादा, पर इसका रेशियो थोड़ा लेंदी है, इस कारण से वो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको इसी मेथड से बना ले, सिर्फ 2 गुना करना है और भागा देना है। आठ नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रति 9180 रुपए में बेचता है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? पहले वस्तु को मतलब दोनों वस्तुओं को 9180 रुपया में बेचा है। पहले वस्तु पर उसे 8% का लाभ है और दूसरे वस्तु पर 15% का हानि। तो टोटल लाभ या हानि पूछ रहा है। तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस है दोनों वस्तुओं का। तो अगर जो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें दोनों का, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों आ जाएगा, तो उसमें से लाभ या हानि पता लग जाएगा। तो पहला का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 8% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 108% बराबर 9180। तो इसलिए 100% का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब 108 से भागा दीजिए
8 एक 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 9 एक 9, 9 दूना 18, 9 एक 9, 9 दूना 18, 12 से काट के देखिए, 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 6 से काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 एक 6, 42, 6 सते 42, 6 एक 6, 6 सते 42, 0, 2 से काट लीजिए 85। तो ये हो गया 8500। पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ये 8500 आ गया। अब दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालिए। दूसरा वस्तु 15% हानि पर बेच रहा है, मतलब 85% पर बेच रहा है, और 85% बराबर 9180। तो 100% का माल निकालिए यहां पर से भी। 5 से 17, 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 एक 5, 41, 25 40, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। अब 17 से काटिए, 17 एक 17, 0, 17 8 से 136। तो ये हो गया 10,800 सेकेंड वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस ले लीजिए, 10,800 प्लस 8,500, ये हो जाएगा 19,300। और दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 0, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2 1 3, और 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18। तो दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस है 18,360 और कॉस्ट प्राइस है 19,300। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसको लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है वो देख लीजिए, 40, 12 में से 3 गया 9, 940 रुपए का लॉस है, 940 रुपए का लॉस है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। यदि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये है, तो राशि है 9% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 3762। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए, इसको मैंने आपको ट्री मेथड बताया था कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 9%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 9%। तो फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट पे भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगता है, तो 9 का 9% के हिसाब से 81.81% हो जाएगा। तो टोटल 2 साल का इंटरेस्ट 18.81% बनता है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है कि इंटरेस्ट रेट जब 2% है, इंटरेस्ट रेट जब 10% है, 4% है, 5% है, 6% है, इस ढंग से 20-25 तक आपको याद करना पड़ता है। या फिर वो माइंड कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 2% के दर से है, तो उसका इफेक्टिव परसेंटेज 2 वर्ष का क्या होता है। तो इसका 4.04% हो जाता है, इसका 9.09%, इस ढंग से 36.36% नहीं 12.36%। तो इस ढंग से आपको याद रखना पड़ता है। तो 9% जैसे ही आपके पास आए तो आपका 9% का 2 वर्ष का इफेक्टिव 18.81% होता ही है। ये आपको ध्यान रहेगा, तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको नहीं ध्यान है तो आप इस ढंग से 2 वर्ष का इफेक्टिव परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। अब 2 वर्ष का इफेक्टिव परसेंटेज 18.81% आया, बराबर 3762 हम कह सकते हैं। तो इसलिए 100% का मान निकाल लेंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3762 बटा 18.81 इंटू 100, और ये पॉइंट का 100 और जाएगा। अब ये देखिए 2 मरतबे में सीधा सीधा कट रहा है, 1 दूना 2, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 137। तो प्रिंसिपल जो हो गया 2 पर 4 शून्य 20,000 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़िए।
एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पहले एक चीज समझिए, टाइम एंड वर्क में इसमें क्या बोल रहा है कि ए एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेज ही निकालना है कि टोटल काम वो कितने दिनों में कर सकता है। तो चूंकि 2/5 काम 6 दिन में, तो हम कर सकते हैं एक काम जो है 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 5 पार्ट में 2 पार्ट वो 6 दिन में करता है, तो 5 पार्ट में 1 पार्ट 3 दिन में करेगा, तो 5 पार्ट में 5 पार्ट 3 बचे 15 दिन में करेगा। ठीक। और बी जो है काम का 30% भाग 3 दिनों में करता है। तो अगर 3% 3 दिन में करता है तो काम का 100% मतलब टोटल काम जो है वो 10 दिन में करेगा। अब यही हो गया, ए 15 दिन में कर रहा है कोई काम, बी 10 दिन में कोई काम कर रहा है। सिंपली आपको ये बोलने की जगह पे आपको ये बोला गया है, आपको ये वहां से निकालना है। एक स्टेप का काम इसने बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में, इसलिए ये थोड़ा टफ हो गया। ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ये नंबर ऑफ डेज है। हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इसका एलसीएम लीजिए। 30 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास है, नंबर ऑफ डेज है, तो ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ठीक। तो आप समझिए कि टोटल नंबर यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास 3 यूनिट है और इनकी इफिशियंसी एक दिन में ये इसका 2 यूनिट और इसका 3 यूनिट आ चुका है। तो बोल क्या रहा है कि वे 4 दिन तक साथ कार्य करते हैं। साथ कार्य करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे। 4 दिन तक 5 चौके 20 यूनिट। 4 दिन में इन्होंने 20 यूनिट काम किया। ठीक। और शेष जो है कितना काम बचा? 10 यूनिट काम बचा। तो बोल रहा है कि शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। शेष काम 10 यूनिट सी 6 दिनों में पूरा कर रहा है। तो सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 10/6 यूनिट, मतलब 5/3 यूनिट। सी एक दिन में 5/3 यूनिट काम करता है। ये आप नोट कीजिए, ये आप यूज आएगा। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिनों में करेंगे? पहले तो मूल कार्य का 70% कितना है? 3 सत्ते 21 यूनिट है। और बोल रहा है बी और सी मिलकर, तो बी और सी का एक दिन का काम देखे कि बी 3 यूनिट करता है और सी करता है 5/3 यूनिट। तो बी और सी का एक दिन का काम 3 3 9 बचे 14/3 यूनिट हो गया। तो अगर एक दिन के काम से जितना काम करेगा वो कितना दिन में करना है, तो इसको निकालने के लिए डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9/2 दिन आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये पसंद आता है, आपको समझ में आ रहा है कि इस ढंग का वीडियो एसएससी जीडी एस्पिरेंट के काम में आएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ अगर जो सुधार करना है या फिर कुछ आपको कमी समझ में आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भी हमने बहुत सारे परसेंटेज के वीडियो बना रखे हैं। मेंसुरेशन का एक टॉपिक डाल रखा है, तो आप उन सब वीडियो को भी जाकर देखें। आपको पसंद आता है, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपके एग्जाम में फायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।